नमस्कार, मैं गिरिजेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के प्रमुख कवियों के बारे में। हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं उनका जीवन, उनका उनकी रचनाएं, उनकी जो विशेषताएं हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कवियों से ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या एसएससी जीडी हो, जहाँ पे हिंदी होगा ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा नाम है मैथिली शरण गुप्त। जन्म जो जरूर पूछता है, ये पूछेगा किसके समकक्ष थे, इनका जन्म कब हुआ, ये किस कवि के समकक्ष थे, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब जन्म आपको याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे किसके समकक्ष थे या किसके साथ थे। तो इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 को। कितने को? 3 अगस्त 1886 को। जन्मभूमि जो है इनका चिरगांव है। चिरगांव झांसी के पास है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ज़्यादातर इतना ही समझिए कि चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1964 को मृत्यु हुई। जन्म हुआ 1886। तो 1886 और 1964 दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृत्यु स्थान भी उनका वही है, चिरगांव झांसी है। जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद अभिभावक जो थे, इनके जो पिता थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके पिता जो थे सेठ रामचरण और काशीबाई थे। रामचरण और काशीबाई, माता काशीबाई, रामचरण इनके ये अभिभावक भी थे। इसके बाद जो है इनकी जो रचना है वो कर्मभूमि भारत, इनका जो कर्मभूमि वो भारत थी। कर्मभूमि मतलब जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने काम किया। कर्म क्षेत्र जो है नाटककार थे, लेखक थे, कवि थे। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त क्या थे, तो या इसमें पूछा कौन आलोचक थे, कौन आलोचक नहीं थे, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये कवि थे, लेखक थे और नाटककार थे। 3 विधाओं में इनकी ख्याति प्राप्त थी। जो प्रमुख रचना की बात करेंगे तो प्रमुख रचना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रचना पे ही सारा का सारा प्रोसेस चलता है। रचनाएं बहुत पूछा जाता है, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोदा, द्वापर, झनकार, जय भारत, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन? पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झनकार और जय भारत। इनकी जो भाषा थी, भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाएगा कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन थे। तो ब्रज भाषा इनकी भाषा है। इन्होंने पढ़ाया था राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिला था, पुरस्कारों पे भी चर्चा कर लेते हैं। पुरस्कार भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इन्हें पुरस्कार जो मिला था, पद्म भूषण थे, हिंदुस्तान एकेडमी का पुरस्कार मिला था इनको, और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। साथ ही साथ इन्हें साहित्य वानस्पति और डिलिट की उपाधि भी मिली थी। साहित्य वाचस्पति और डिलिट की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई थी। नागरिकता भारतीय थी। एक और जो इम्पोर्टेंट कवि चीज़ है, जो लोग पूछते हैं, प्रश्न भी कई बार आया है ये, कि ये सांसद भी थे। मैंने मैथिली शरण गुप्त क्या राज्यसभा में थे या संसद में थे? तो बिल्कुल हाँ, संसद में थे। ये सांसद थे और राष्ट्रकवि के पद पर सुशोभित थे। ठीक है। एक अन्य जानकारी इनके बारे में है कि 1952 में गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1954 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। तो ये 1952 में राज्यसभा गए और 54 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर से एक बार अगर देखना चाहें आप तो बहुत तेज़ी से एक बार दोहरा लेते हैं। जन्म हुआ 1886 में, मृत्यु हो रही है 1965 में। ठीक है। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झनकार और भारत है। इनको जो उपाधि मिली, उपाधि बहुत जरूरी है, कई बार उपाधि पूछी जाती है ये। तो उपाधि क्या है? इनको उपाधि मिली भारत भूषण की, हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और साहित्यिक वानस्पति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये देखिए, याद कर लीजिएगा। प्रमुख रचनाएं बहुत जरूरी हैं। मैथिली शरण गुप्त रचनाएं जो हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा मैथिली शरण गुप्त, गुणगान मैथिली शरण गुप्त, नहुस का पतन, देखिए ये वो
रचनाएं हैं जो जल्दी आपको मिलती नहीं हैं, जल्दी आपको प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। ये देखेंगे मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? अर्जुन की प्रतिज्ञा, गुणगान, नहुस का पथन, प्रतिशोध, दोनों ओर प्रेम पलता है, भारत माता का मंदिर, यह इनका भी मैथिली शरणगुप्त का है। कुशल गीत, देखिए एक कुशल गीत है, ये भी किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। शिशिर न फिर गिरि वन में, मैथिली शरणगुप्त। चारुचंद की चंचन किरणें, मैथिली शरणगुप्त। निरख सखी ये खंजन आए, मैथिली शरणगुप्त। मनुष्यता, मैथिली शरणगुप्त। मुझे फूल मत मारो, मैथिली शरणगुप्त। ये देखिए वो चीज़ें हैं जो आपको जल्दी नहीं मिलती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है। देखिएगा आगे, सखी वे मुझसे कह के जाते, मैथिली शरणगुप्त। और मैथिली शरणगुप्त अंग्रेजी, मैथिली शरणगुप्त इनका जो है जन्म 3 अगस्त 1986 को हुआ, मृत्यु जो हुई वो 12 सितंबर 1964 को हुई। खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनको प्रेरणा मिली। आपने खड़ी बोली को अपनी रचना का माध्यम भी बनाया। अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल के कारण ये कवियों में सबसे अपनी महत्वपूर्ण स्थान को बना पाए। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का यही सबसे बड़ा योगदान है। मतलब इनकी मुख्य भाषा ब्रज थी, लेकिन ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब संपर्क में आए तो वहाँ से इन्होंने हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको काव्य भाषा के रूप में निर्धारित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इनका जीवन परिचय देख लीजिएगा। इनका जीवन परिचय है, मैथिली शरणगुप्त का जन्म 86 में हुआ था। संभ्रांत जो वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम सेठ रामचरण, मैंने पहले बताया। माता का नाम श्रीमती काशीबाई। पिता रामचरण एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त थे। इनके पिता कनक लता नाम से उप कविताएं भी करते थे और राम के विष्णुत्व में अटल आस्था रखते थे। ये मानते थे कि राम विष्णु के ही अवतार थे। गुप्त जी का कवित्व प्रतिभा और राम भक्ति पैतृक देन में मिली थी। वे बाल्यकाल में ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। इनके पिता एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविताएं लिखेगा। मैंने एक छंद इन्होंने पढ़ा जब इनके पिताजी ने, तो आशीर्वाद दिया कि तुम मुझसे अच्छा कविता लिखेगा। यह आशीर्वाद अक्षर से सत्य हुआ। मुंशी अजमेरी के, ये देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है ये, मुंशी अजमेरी के साहचर्य ने इनके काव्य संस्कारों को विकसित किया। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन संस्कारों और आधुनिक विचारधारा दोनों का समन्वय था। इसीलिए हिंदी साहित्य में इन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गई है ना। दद्दा नाम संबोधित थे और अजमेरी के सहचर में ही वो रहते थे। उसके बाद आते हैं शिक्षा की तरफ। शिक्षा देखेंगे, मैथिली शरणगुप्त की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव झांसी में हुई थी, राजकीय विद्यालय में। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजे गए, परंतु उनका वहां पर मन नहीं लगा और 2 वर्ष के पश्चात ही घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन पढ़ने की अपेक्षा उन्हें चकई फराना और पतंग उड़ाना अधिक पसंद था। फिर भी इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। इन्हें आल्हा पढ़ने में बहुत आनंद आता था। तो इन्हें जो है साहित्य में दद्दा नाम से कहते थे। इन्हें आल्हा पढ़ने में आनंद आता था। मुंशी अजमेरी के साहचर्य में रहते थे जहाँ पे इनका विकास हुआ और साथ ही साथ इनका जन्म हुआ था 1886 और मृत्यु हुई थी 1964 में। कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में। तो ये इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।